आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीब बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देंगी, सफ़र जारी रखो, सफ़र जारी रखो। आपके इसी सफ़र को जारी रखते हुए मिशन सीटेट जनवरी 2024 के मद्देनज़र हम हिंदी पेडागोजी की पेपर 2 सीटेट कक्षा 6 से 8 के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें होंगे टॉप 30 एमसीक्यू, जो सारे आपके बेस्ड है या निचोड़ कह सकते हैं सभी 2011 से 2023 तक के पूछे गए प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा देना, भाषा के तत्व सीखना, वाक्य रचना सिखाना, सराहना, दिशा और आनंद। यानी काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मूल्य शिक्षा देना, कि कविताओं के माध्यम से हम जो भी उनको मोरल वैल्यूज सिखाते हैं वो इस पे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं देखना है हमें। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा अस्मिता व्यक्त करती है। नंबर 2, भाषा इतिहास का खजाना है। नंबर 3, भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है। नंबर 4, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करें अगर हम, तो भाषा की लिपि होती है तो आप जानते हैं देवनागरी लिपि है, पंजाबी में गुरुमुखी लिपि है। इसी प्रकार भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती, ये भी ठीक हो गया। भाषा इतिहास का खजाना है, ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, भाषा अस्मिता व्यक्त करती है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। पठन क्या है? पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग। नंबर 2, अर्थ निर्माण। ऑप्शन नंबर 3, शब्दों का उच्चारण। ऑप्शन नंबर 4, शब्द इकाइयों की समझ। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जो भी लिखित सामग्री है उसको यथावत पढ़ना, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना, या ध्वनि या प्रतीकों को बिल्कुल शुद्ध तरीके से या सही तरीके से पढ़ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम है। नंबर 1, बहुभाषावाद के लिए भाषा। नंबर 2, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नंबर 3, भाषा संगम। नंबर 4, समग्र शिक्षा अभियान। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक भाषा भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि एकता दिवस पर 31 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ हैं तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए? पहला है निगमनात्मक, दूसरा है अध्यापक केंद्रित, तीसरा है कंठस्थीकरण को प्रोत्साहन, चौथा है अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्र। हम सब जानते हैं हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बाल केंद्रित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्र। प्रश्न नंबर 6 है, ध्वनियों के आधार पर शब्द समूह की श्रेणी को क्या कहा जाता है? ध्वन्यात्मक समूहीकरण पहला है ऑप्शन, दूसरा कोश विषयक समूहीकरण, तीसरा है व्याकरणिक समूहीकरण, चौथा है अर्थ विषयक समूहीकरण। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ध्वन्यात्मक समूहीकरण। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी? यानी नहीं वाला देखना है आपको। ऑप्शन 1 है श्यामपट्ट से नकल करना, प्रामाणिक सामग्री का पठन, अगला है समाचार सुनना, लास्ट ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक जर्नल लिखना। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो गया आपका पहला, यानी श्यामपट्ट से नकल करना ये वास्तव में भाषा सीखने में आपको अधिक सहायता नहीं करेगी। प्रश्न नंबर 8 है, एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती है, संभवतः यह भाषा शिक्षार्थी है। ऑप्शन 2 है एकल भाषी है, ऑप्शन 3 है बहुभाषिक है, ऑप्शन 4 है द्विभाषिक है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहुभाषिक है, क्योंकि जापानी विद्यार्थी है, अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी 3 लैंग्वेज सीख रहा है। इसका मतलब एक या दो से अधिक भाषाएं सीख रहा है, तो वो हो गया बहुभाषिक। प्रश्न नंबर 9 है, एक वाक् विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन को प्रभावित होता है, यानी वाचन प्रभावित होता है। ऑप्शन 1 है हकलाना, दूसरा त्रुटिपूर्ण उच्चारण, तीसरा है अफेजिया, चौथा है डिस्फेजिया।
तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हकलाना, यानी जिसमें एक ही शब्द को बार बार दोहराना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए तो उसको बोलते हैं हकलाना। और अगर आप अफेजिया, डिस्फेजिया, डिसकैलकुलिया इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारी CDP की जो वीडियो पड़ी हुई है आप वहाँ से देख सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो इस पर बनी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है? वर्तमान नीतियों, कार्य नीतियों में व्याकरण शुरू करना, पहला ऑप्शन। दूसरा, विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों ने जिन व्याकरण की इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना। नंबर 4 है, शिक्षार्थियों को व्याकरण पढ़ाना। तो आपको पता है जो भी रेमेडियल टीचिंग होती है उसका उद्देश्य होता है कि जो भी बच्चा नहीं कर पाया है, सही से नहीं सीख पाया है, उसका रिवाइज करना, उस पर बेस्ड क्लास देना, स्पेशल ध्यान देना इस चीज़ का। तो प्रश्न नंबर 10 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरण की इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा उनको पुनः शिक्षण करना। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है? पहला है समाचार पत्र के लेख, दूसरा है डायरी प्रविष्टि, तीसरा है विज्ञापन, चौथा है पाठ पुस्तक। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी बाकी सारी कैसी है? प्रामाणिक सामग्री है। प्रश्न नंबर 12 है, भाषा पाठ पुस्तक से नया अध्याय पढ़ना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? अध्याय के सारांश, पहला ऑप्शन। दूसरा, अध्याय में आए कठिन शब्द। तीसरा, अध्याय के व्याकरण के पहलू। चौथा है, अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभव से जोड़ना। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभव से जोड़ना। क्योंकि पाठ जब भी हम शुरू करते हैं इसीलिए प्रस्तावना प्रश्न भी बनाए जाते हैं जिससे कि बच्चे का पूर्व ज्ञान जांचा जा सके और उस पूर्व ज्ञान को उस नए ज्ञान से जोड़ा जाए। एक तरह से आपको जो स्कीमा जब आप पढ़ते हैं तब इस चीज़ को आप समझते हैं कि पहले वाले ज्ञान से किस तरह नया ज्ञान जुड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? संदर्भ में, पृथक रूप से, नियमों को रखकर, ड्रिल और अभ्यास द्वारा। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, संदर्भ में, यानी बच्चे से इस तरह से बातचीत के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से उन्हें पता भी नहीं चले और वो व्याकरण सीख भी जाएं, सही उच्चारण करना भी सीख जाएं। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। जब किसी पाठ सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह, ऑप्शन 1 है तार्किक संबद्धता, ऑप्शन 2 जुड़ाव, ऑप्शन 3 बोधगम्यता, ऑप्शन 4 विन्यास। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तार्किक संबद्धता। इस चीज़ को याद कर लिए कि जब किसी पाठ सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन हो तो उसको कहते हैं तार्किक संबद्धता। प्रश्न नंबर 15, भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। पहला है सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग। दूसरा है बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना। तीसरा है बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना। चौथा है आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना। ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से, जब कई तरीके के आकलन आप करेंगे, कई प्रकार के आकलन करेंगे तो उससे पता चलेगा कि बच्चे को किस चीज़ में बच्चा अच्छा है और किस चीज़ में इसमें सुधार की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 16 है रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वाला ढूंढना है आपको, यानी क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं रचनात्मकता। पहला है आनंद मिलता है। दूसरा कथात्मक कल्पनात्मकता को जागृत करती है। रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। नंबर 4 परिचित तत्वों को नए रूप में समझने का या समझाने का मौका देती है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। तो ये तो आपको पता ही है कि रटना तो हमारे सिलेबस में अब रहा ही नहीं है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। प्रश्न नंबर 17 है कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है? कौन सी भाषा है वाक्यांश के संबंध में? पहला योजक, दूसरा खोजबीन पद्धति, तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम,
चौथा ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 खोजबीन पद्धति, यानी योजक हो चाहे सर्वनाम हो चाहे व्याकरण अनुवाद विधि, ये क्या किससे रिलेटेड है? वाक्यांश भाषा से। प्रश्न नंबर 18, भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 है बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा, ऑप्शन 2 है त्रिभाषा सूत्र, ऑप्शन 3 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन 4 है द्विभाषावाद। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है त्रिभाषा सूत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? यहाँ भी नहीं शब्द को ध्यान अंडरलाइन कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन आप करें तो नहीं शब्द को पहले अंडरलाइन कर लें, ताकि आपके अंदर एक नेगेटिव वो बन जाए ऑप्शन देखने का, एक क्या कहते हैं ना, जहन में फंस जाए ये चीज़ कि मुझे नेगेटिव ऑप्शन ही देखना है। पहला ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि, दूसरा है तंत्रिका संबंधी चक्र, तीसरा है वैषम्य अंतर विश्लेषण, चौथा है नियम और प्रकार्य। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तंत्रिका संबंधी चक्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भाषा अंतरण नंबर 1 कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देता है। दूसरा ऑप्शन है भाषा की क्रिया विश्लेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखती है, यानी क्रिया विशेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखती है। नंबर 3 है भाषा शिक्षण के केंद्र में अनुवाद के मुद्दे को रखती है। चौथा है कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर ध्यान देती है। जब इसके ऑप्शन पे आप ध्यान दोगे तो जो लास्ट के तीनों हैं, चाहे ये चौथा ऑप्शन हो चाहे तीसरा ऑप्शन हो और चाहे पहला, ये भाषा अंतरण के लिए फिट नहीं बैठते हैं। तो सही कौन सा बैठ रहा है? पहला वाला, कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। कहने का मतलब है अगर बच्चे मातृभाषा के साथ भी उस भाषा को सीखें तो और अच्छा होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है? नंबर 1 श्रवण वास्तविक स्थितियों में होता है। दूसरा रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहा शोर व्यवधान पैदा करता है। तीसरा कई बार वक्ता बहुत तेज गति से बोलते हैं। चौथा यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी ये बात सही नहीं है। यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, जब हम किसी विशेष सूचना के लिए पाठ सामग्री पढ़ते हैं तब ये कहलाता है। नंबर 1 सरसरी तौर पर पठन, नंबर 2 बारीकी से पठन, नंबर 3 बहिर्वेशन, नंबर 4 विश्लेषण। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बारीकी से पठन, क्योंकि जब हमें कोई विशेष सूचना ढूंढनी है तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि वो सूचना कहीं मिस ना हो जाए। प्रश्न नंबर 23 है, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे अर्जित करते हैं? पहला औपचारिक अधिगम स्थितियों में, दूसरा इसे बोलकर, तीसरा इसे सुनकर, चौथा इसे लिखकर। तो आपको पता ही होगा जो भाषा सीखने का चरण क्या है, सुबोपाल, LSRW, यानी सुबोपाल भी जिसको कहते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो भाषा अर्जित हम लोग क्या करते हैं? अपने परिवेश से, बचपन से ही करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आसपास की भाषा को जब बच्चा होता है वो सुनता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया 23 का ऑप्शन नंबर 3 सुनना। प्रश्न नंबर 24, व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है? पहला निगमनात्मक, दूसरा आगमनात्मक, तीसरा संप्रेषणात्मक, चौथा व्याकरण अनुवाद। आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार इस पर डिस्कस भी कर चुका हूँ पहले भी, कि जहाँ नियम पहले आ जाएं तो हो जाता है निगमन, जहाँ उदाहरण पहले आ जाएं तो वहाँ हो जाता है आगमन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नियमों से संबंधित है, तो सीधी सी बात है, तो 24 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया, निगमनात्मक। प्रश्न नंबर 25, एक अध्यापिका लेखन सीखने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है। इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाएगा? पहला अकादमिक सामग्री, दूसरा प्राकृतिक सामग्री, तीसरा प्रामाणिक सामग्री, चौथा वाह्य सामग्री। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है प्रामाणिक सामग्री, यानी ऑथेंटिक जो भी मटेरियल है किसको बोला जाता है? समाचार पत्रों को। ठीक है। प्रश्न नंबर 26,
कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कम अंक आने के कारण का पता किस प्रकार लगाएगा? पहला, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, निपुणता परीक्षण द्वारा, तीसरा उपलब्धि परीक्षण द्वारा, चौथा अभिरुचि परीक्षण द्वारा। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निदानात्मक, यानी डायग्नोसिस भी कहते हैं मेथड इसको। ये ऐसे समझ लीजिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी बीमारी को पहले क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, यानी उसको निदानात्मक परीक्षण करता है, ये पता चलता है उससे कौन सी बीमारी है। फिर जो आपको दवा देता है, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट, और उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपचार। तो इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, उपचारात्मक शिक्षण की। तो पहले क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद क्या आएगा, उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न नंबर 27, स्वर शैली लहजा किस में भिन्न दर्शाता है? पहला ध्वनि, दूसरा स्तर, तीसरा अवयव, चौथा वायु। यानी कहने का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से इंटोनेशन कह सकते हैं या उतार चढ़ाव कह सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है आपका? 27 का ऑप्शन नंबर दूसरा, स्तर, यानी स्तर को बोलते हैं पिच, लो पिच, हाई पिच। कभी आप ऊंची पिच पे बोल रहे हैं, कभी लो पिच, यानी फिर लो पिच पे आ रहे हैं, हाई पिच, लो पिच। तो ये क्या हो गया, उतार चढ़ाव हो गया, जिसको बोलते हैं स्वर शैली या बोलने का लहजा। प्रश्न नंबर 28 है, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल ना करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 द्विभाषिकता, ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण अनुवाद, ऑप्शन नंबर 4 कला समावेशित अधिगम। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष, यानी कि ऐसी विधि जिसमें किसी मतलब मातृभाषा का इस्तेमाल ना हो, एक भाषा से आप दूसरी भाषा ना सीख रहे हो, डायरेक्ट ही उस भाषा को सीख रहे हो, तो समझ जाइए वो कौन सी विधि है, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगा? पहला है प्रेषक, दूसरा है ग्रहण करने वाला या वाली, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है संदेश। तो आपको पता है संप्रेषण किस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो एक चक्रीय है, वो है फीडबैक। फीडबैक को हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रेषक होता है, और जो आप एक ग्राहक होता है, और एक होता है आपको जो आप संदेश भेज रहे हैं। उसके बाद जो संदेश प्राप्त करता है वो फीडबैक देता है उसके बारे में, नेगेटिव या पॉजिटिव, तभी आपका पूरा चक्र एक बन पाता है। लेकिन अगर फीडबैक नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा प्रोसेस, एक चक्रीय हो जाएगा संप्रेषण। प्रश्न नंबर 30 लास्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है? पहला, शिक्षार्थी को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना, दूसरा अपनी पाठ्यचर्या सृजित करना, तीसरा शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक बनाने के लिए कहना, अगला है शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना, कि हमारी सारी जो एजुकेशन सिस्टम वो इसी पे बेस्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।